बड़ा सवाल यही है कि जिस नेक नियति की मंशा के साथ, जैसा कि सरकार का कहना है कि भाई मुसलमानों की बेहतरी को लेकर ये कदम उठाए जा रहे हैं, उनके जीवन स्तर को आगे कैसे बढ़ाया जाए, ऊपर कैसे उठाया जाए, उसको लेकर ये कदम उठाना जरूरी है। क्या आपको लगता है कि ये मैसेज दे पाने में सरकार फिलहाल कामयाब हो रही है, या फिर कहीं ना कहीं एक अलग नैरेटिव जो सेट करने की कोशिश की जा रही है वो भी काफी ऊपर नजर आता है? क्योंकि वक्त वक्त पर जो बयानात दिए जाते हैं ना कि भाई सबका साथ सबका विकास नौ चौलबे, दूसरी तरफ कह दिया जाता है कि मुस्लिम आबादी जो है बढ़ती हुई असम में चिंता का विषय, कहीं अगर मिला जुला कर देखें तो नैरेटिव क्या बनता हुआ आपके हिसाब से अभी तक नजर आ रहा है? देखिए समीर जी, सबसे पहले तो ये कि मेहरुद्दीन जी ने पूछा तो मैं उनको गांव का नाम बता देता हूँ। तिरुचिरापल्ली जिले में तिरुचिरेंदुरई गांव का नाम है और वहाँ 1500 साल पुराना सुंदरेश्वर मंदिर है जिस पर वक्त ने दावा ठोक दिया था। आप थोड़ा सा खोज लेंगे, पढ़ लिख लेंगे तो पता चल जाएगा। ये मैंने एक बताया, मेरे पास 10 उदाहरण है। खैर, मूल बात क्या है? मूल बात यह है कि इस देश को जब कहा गया कि ये सेकुलर होगा, उसका मतलब क्या था? उसका मतलब ये था कि हर नागरिक के लिए एक समान अधिकार होगा, तभी तो हम एक दूसरे से इस वजह से नहीं लड़ेंगे। लेकिन एक मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स आई। अब 1923 में ये एक्ट मुसलमान एक्ट था, फिर वो बाद में जो मद्रास चैरिटेबल रिलीजियस एक्ट हुआ उसमें मुस्लिम और क्रिश्चियन को बाहर कर दिया गया और सिर्फ वो हिंदू एक्ट रह गया। सवाल यहां यही है कि क्या हमारे राजनेताओं ने सचमुच जो नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास कहते हैं वो करने की कोशिश भी की, मंशा भी रखी? वो भी नहीं रखी। इसलिए मुसलमानों के जो ठेकेदार बन गए हैं या किसी और के जो ठेकेदार बन जाते हैं, उनको आदत है कि नहीं हमारे हिसाब से सरकारें चले। मुझे लगता है गरीब मुसलमान, सामान्य मुसलमान, उसकी बेहतरी के लिए तो आप ये कह रहे हैं कि कुछ चंद लोग हैं जो इस पावर को एक्सरसाइज कर रहे हैं और वक्त की जो प्रॉपर्टी है उसका क्या करना है क्या नहीं करना है वही लोग डिसाइड कर रहे हैं। इसका लार्जर जो कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी, उस तक फायदा नहीं पहुंच पाया। रंगरेज साहब, जो हर्षवर्धन जी ने कहा इसके पहले आपने शायद ना सुना हो, मैं फिर से बोल रहा हूं कि ताजमहल भी चाहिए वक्फ बोर्ड को। क्यों चाहिए भाई? और एएसआई जाके अदालतों के चक्कर काट रही है। वो एएसआई जो मॉन्यूमेंट्स का रखरखाव करती है वो कह रही है कि भाई इस प्रॉपर्टी का हम सालों से रखरखाव कर रहे हैं, वक्फ को क्यों चाहिए? कहने का मतलब यह है कि मैं अगर आपके घर पर कब्जा करने के दावा कर दूं तो आप कहां जाएंगे? अदालत में जाएंगे या मेरे पास ही आएंगे डॉक्यूमेंट लेकर? यह लॉजिकल लगता है आपको क्या? रवि जी, मैं क्या कह रहा हूं, एक तो ये जो बिल आया है ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ है। दूसरा, ना तो सरकार कोई कमेटी बनाती है, ना किसी से सलाह ली जाती है और अमेंडमेंट करने के लिए तैयार हो जाती है कि अमेंडमेंट कर देंगे। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि जो वक्फ की संपत्ति है, जो अल्लाह की संपत्ति है, वो मैं क़यामत तक उनकी रहेगी। तो आप किस तरीके का नैरेटिव बनाना चाह रहे हैं कि आप चाहते हैं कि चुनाव में लाभ मिल सके किसी तरीके से मुसलमानों के खिलाफ जो आज अरे भाई रंगरेज साहब, जो मुसलमानों की वक्फ की गई संपत्ति है उसका फायदा मुसलमानों को ही कैसे मिले, यही तो इंश्योर करने की बात की जा रही है, किसी और को देने की बात थोड़ी की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। सुफियान निजामी साहब आपका भी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आपका भी। फिलहाल सवाल कई हैं, जवाब देने की भी कोशिश की गई है। देखना होगा कि इस मामले में आगे सरकार क्या कदम उठाती है।